हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? प्रैक्टिस सेट 30 सेट है आज हमारा, और मैं करा रही हूँ आपको डी प्लस बी टीजीटी के लिए और यूपी टीजीटी पीजीटी और बाकी भी किसी भी स्टेट बीपीएससी के लिए भी है, और बाकी अदर किसी स्टेट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी वीडियो आपको हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है गाइस, तो डी प्लस बी के लिए तो है ही, EMRS वगैरह के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो बिल्कुल अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, ताकि सारे वीडियो आप देख पाएँ जो भी मैं अपलोड कर रही हूँ, और बाकी भी आगे भी आप मुझसे कनेक्ट रहें ताकि बेहतरीन आपकी तैयारी होती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या खास है आज की क्लास के अंदर। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है, अ स्टेट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन विच अ पर्सन और बिजनेस इज अनेबल टू पे देयर डेट्स। तो देखिए, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति या कोई बिजनेस जो है वो अपने जो ऋण होता है उसके ऊपर, बैंक वगैरह का कर्जा होता है, उसको चुका नहीं पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? बैंकरप्ट या फिर इंसॉल्वेंट कहते हैं। और ऐसी जो सिचुएशन होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या? इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंसी कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट है, फाइंड इनकरेक्ट वन वर्ड। फियर ऑफ प्रॉपर्टी, ऑर्थोफोबिया बिल्कुल करेक्ट है। फियर ऑफ रेडिएशन, रेडियोफोबिया। फियर ऑफ राइडिंग अ कार, एमैक्सोफोबिया। और फियर ऑफ स्कूल, टोलियो ये क्या है? अच्छा, कोलियनोफोबिया। तो ये गलत है गाइज आपका। ठीक है, ये आपका गलत है। डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसका सही आंसर क्या होगा अगर ये इनकरेक्ट है? तो स्कोलियनोफोबिया होता है गाइस। ठीक है, SCOLIONOPHOBIA। ठीक है, स्कोलियनोफोबिया होता है, तो इसको आप यहाँ पे जाने। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में फाइंड इनकरेक्ट वन वर्ड। यहाँ पे भी आपको फाइंड इनकरेक्ट वन वर्ड करना है। अच्छा, फियर ऑफ सेक्स जो होता है उसको जेनोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ स्पीकिंग को आप लेलोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ स्पीड को टेकोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ वाटर को डिहाइड्रोफोबिया नहीं कहते हैं। तो फियर ऑफ जो वाटर होता है इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं फियर ऑफ वाटर को एक्वाफेबिया, एक्वाफोबिया। ठीक है, एक्वाफोबिया कहते हैं। AQUA, ये जी जैसा लग रहा है, तो AQUAPHOBIA, इसको हम लोग कहते हैं एक्वाफोबिया। करेक्ट। चलिए, फाइंड इनकरेक्ट फॉरेन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इनकरेक्ट फॉरेन एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे फाइंड करना है। बिल्डिंग्स पर्सनल डेवलपमेंट नॉवल कहते हैं इसको, बिल्कुल करेक्ट है। बिलेट डॉक्स ब्लड लेटर नहीं होता। जो बिलेट डॉक्स होता है वो ब्लड लेटर नहीं होता, बल्कि ये आपका होता है एक क्या? ये एक आपका होता है लव लेटर। ठीक है ना, ये आपका लव लेटर होता है। ठीक है भाई, तो बिजार जो है वो इसेंट्रिक हो जाएगा, और कैसस बैटी हो जाएगा, एन एक्ट जस्टिफाइंग वॉर। करेक्ट, तो ये आपके सारे बाकी जो है वो करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। इट इज़ एन ओल्ड सेइंग, इफ़ देयर इज़ नो मार्लो देयर इज़ नो कौन। तो ये एक ओल्ड सेइंग है, पुरानी कहावत है कि अगर मार्लो नहीं होते तो कौन नहीं होते। तो यहाँ पे गाइस जो आंसर बन रहा है वो है शेक्सपियर, यानी कि मार्लो नहीं होते तो शेक्सपियर भी नहीं होते। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये बात कही किसने थी? तो ये शायद वर्जीनिया वुल्फ का स्टेटमेंट है। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ जो थी हमारी, उनका ये स्टेटमेंट है। Of which play Shakespeare took the plot of his famous play The Winter's Tale। अच्छा, इनका एक फेमस प्ले है विंटर्स टेल। ठीक है, अर्ली में ही आता है। तो यहाँ पे बताना है कि ये कहाँ से इन्होंने जो स्टोरी थी वो ली थी। तो ये गाइज यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, यानी कि पेंडोस्टो, बाय किसके द्वारा? रॉबर्ट ग्रीन। किसका था पेंडोस्टो? ये आपके रॉबर्ट ग्रीन का था। और ये आया, ये एक नॉवल था। ठीक है, रोमांटिक नॉवल। ये थोड़ा सा बता दूँ इसके बारे में मैं आपको, ये एक रोमांटिक नॉवल था। ठीक है भाई, और ये आया था आपका शायद 1902 में। ठीक, 1902 नहीं, ये क्या बोल रही हूँ, 1902 नहीं गाइस, सॉरी। एक सेकेंड, हाँ मैं कुछ और, मुझे ध्यान आ गया था। ये पेंडोस्टो है, ये रॉबर्ट ग्रीन का है, ये आपको याद रखना है। करेक्ट भाई, चलिए। हु रोट द प्लॉट? एडवर्ड। प्ले है ये। ठीक है, प्ले है। हु रोट द प्ले? एडवर्ड फर्स्ट।
एडवर्ड फर्स्ट नाम का जो ये प्ले था ये किसने लिखा था, तो ये बताना है आपको यहाँ पे। तो थॉमस किड हैं, इसमें थॉमस नैश हैं, थॉमस लॉज हैं और आपके जॉर्ज पील हैं। तो जो अगर एडवर्ड फर्स्ट की हम लोग बात करेंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा क्या, जॉर्ज पील हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। विच एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स, कौन सी एज को नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स कहा जाता है, चौसस एज को, एलिजाबेथन एज को, विक्टोरियन एज को या फिर रोमांटिक एज को। तो गाइज यहाँ पे जो बी ऑप्शन है यानी कि जो एलिजाबेथन जो एज है उसको आप लोग रखते हैं कहाँ पर, नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स आप इसके लिए बोल सकते हैं। हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इन इंग्लैंड, तो सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो सर थॉमस येट हैं, हेनरी होवर्थ हैं, बोथ ए एंड बी हैं या फिर नन है। तो ये दोनों हो जाएंगे, जो बी ऑप्शन सी ऑप्शन है आपका, यानी कि ए और बी दोनों हैं। तो सर थॉमस येट और हेनरी होवर्थ दोनों ने ही इसको किया था। और कब किया था, ये आपका 1520 से 30 के बीच में आपकी जो है ये इंट्रोड्यूस इसको कराया गया था। और सबसे पहले जो है टोटल्स मिस सेलेनी, टोटल्स मिस सेलेनी, ये आप याद रखें, जिसमें 88 सोनेट्स थी इसके अंदर। सबसे पहले ये कलेक्शन आया था सोनेट का, ठीक है भाई। व्हेन सोनेट इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर सोनेट को सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया है, तो 1520 से 30 मैंने अभी आपको बताया था। तो आप 60 सेंचुरी पे जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। हु सिंप्लीफाइड द पैटर्न ऑफ इटालियन सोनेट एंड इंट्रोडक्शन इन इंग्लैंड, किसने सिंप्लीफाई किया पैटर्न को, इटालियन सोनेट के पैटर्न को किसने सिंप्लीफाई किया और इंट्रोडक्शन किया इंग्लैंड के अंदर, तो शेक्सपियर थे, फिलिप सिडनी थे, हेनरी होवर्ड या फिर आपकी थॉमस येट। तो क्या यहाँ पे आपका हो जाएगा फिलिप सिडनी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। Who was the first recognized sonneteer of the Elizabethan age? एलिजाबेथन एज के अंदर सबसे पहले जो सोनेटियर थे रिकग्नाइज्ड जाने पहचाने वो कौन थे, शेक्सपियर थे, फिलिप सिडनी थे, हेनरी होवर्ड या फिर थॉमस येट, कौन होगा इसके अंदर। एक सेकंड गाइज, आप एक बार पिछले क्वेश्चन पे जाइए प्लीज़, आप पिछले क्वेश्चन पे जाइए। एक सेकंड, शायद मैंने इसका आपको गलत आंसर दे दिया है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। हु सिंप्लीफाइड द पैटर्न ऑफ इटालियन सोनेट, इटालियन सोनेट का जो पैटर्न था उसको अगर सिंप्लीफाइड करने की बात करेंगे तो हेनरी होवर्ड आएगा। सॉरी गाइज इसके लिए, तो ये हेनरी होवर्ड होगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैंने इसको पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि शायद ये मैंने पिछले का आंसर दे दिया है, सॉरी उसके लिए। हु वॉज द फर्स्ट रिकग्नाइज्ड, अब यहाँ पे देखिए कि पहला जाना माना जो रिकग्नाइज्ड सोनेटियर एलिजाबेथन एज के अंदर माना जाता है, तो उसको आप कह सकते हैं यहाँ पे फिलिप सिडनी, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। हु इज़ द बेस्ट नोन एज द फाउंडर ऑफ द टेटलर, टेटलर जो ये आपके जनरल्स वगैरह होते थे, मैगजीन्स या जो भी है, तो इसमें आपको बताना है कि ये किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया है, तो रिचर्ड स्टील की बात करेंगे, ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो रिचर्ड स्टील की बात करेंगे। अच्छा, ये आया, ये 1709 में इसको माना जाता है, 1709 में माना जाता है। स्पेक्टेटर जो था वो आपका 1711 में आया था, वो 11 में आया था, ठीक है भाई, एडिसन के द्वारा, जोसेफ एडिसन के द्वारा। लेकिन ये जो था टेटलर और टीटीएस, ये 3 बार वीकली जो ये पब्लिश होता था, ट्यूसडे और उसके बाद जो है आपका थर्सडे और सैटरडे, ठीक है, ये 3 दिन होते थे वीक के अंदर। और 1709 में रिचर्ड स्टील के द्वारा इसको किया गया था और 2 साल तक लगातार ये पब्लिश हुआ था, ठीक है भाई। चलिए, डॉक्टर जॉनसन्स द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड ऑन, ये जो डिक्शनरी थी द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश बाय डॉक्टर जॉनसन, इंग्लिश लैंग्वेज की जो डिक्शनरी थी ये कब आई थी, मार्च 15 1754 में। अच्छा, ये तो आपको पता है कि भाई ये आपका 1755 में आई थी। तो दो डेट है यहाँ पे, अप्रैल है और जून है, तो आप बी पे जाइए, यानी कि 15 अप्रैल 1755 में जो है ये आई थी डॉक्टर जॉनसन के द्वारा जो डिक्शनरी आई थी। द एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया टुक प्लेस इन, जो एक्सेशन था क्वीन, मतलब एक्सेशन होता है गद्दी पर आना, है ना, किसी का गद्दी पे विराजमान होना, तो कब आई थी ये एक्सेशन में जो क्वीन विक्टोरिया थी, तो ये गाइज 1837 में आई थी, 1837 में आई थी। जो विक्टोरियन एज थी वो मानी जाती है 1837 से लेके
1901 तक, 1901 तक का जो टाइम पीरियड हमारा है वो विक्टोरियन एज में रखा जाता है, ठीक है ना। चलिए, और 36 ईयर तक ये रही गद्दी पे। सैमुअल लैंगॉर्न क्लीमेंस रोट अंडर द सिडोनिम, किस उपनाम के अंतर्गत इन्होंने लिखा। सिडोनिम क्या, उपनाम क्या, कोई ऐसा नाम होता था जो राइटर जो इमेज एज्यूम कर लेते थे अपने आप से ही, वो अपना जो रियल नेम था उसको नहीं देते थे और किसी और नाम से वो लिखना शुरू कर देते थे। तो ऐसे जो सिडोनिम होता था, तो मार्क ट्वेन थे, एडगर एलन पो, चार्ल्स डेव्स या फिर लीवस कैरोल। तो मार्क ट्वेन जो थे वो माना जाता है सैमुअल लैंगॉर्न क्लीमेंस मार्क ट्वेन के नाम से लिखा करते थे। हु रोट अंडर द सिडोनिम ऑफ एरिक ब्लेयर, एरिक ब्लेयर के नाम से कौन लिखता, ब्लेयर के नाम से कौन लिखता था। तो ये आपका जॉर्ज, एक सेकंड बैठो यहाँ, ये आपके जॉर्ज ऑरवेल थे, सीपी स्नो, जॉयस कैरी या फिर जॉन मास्टर्स थे। तो इसमें आपका आंसर बन रहा है जॉर्ज ऑरवेल, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does Hamlet overhear while waiting for the ghost to appear? What does Hamlet overhear while waiting for the ghost to appear? Hamlet को क्या सुनाई देता है जब वहाँ पे घोस्ट की एंट्री होती है। तो द रिवलरी ऑफ द किंग है, द साउंड्स ऑफ बैटल, ऑफिलिया क्राइंग, हिज ओन कंसाइंस। तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द रिवलरी ऑफ द किंग। हाउ डिड हैमलेट्स फादर डाई, हैमलेट के फादर की डेथ कैसे होती है। तो ही वॉज स्टैब्ड, ही वॉज पॉइजनड, ही डाइड इन बैटल या फिर ही डाइड इन हिज स्लीप। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि ही वॉज पॉइजनड, और जो जिस पॉइजन से इनकी डेथ हुई थी उसको बोला जाता है हेबनन, HEBENON, हेबनन के नाम से जाना जाता है इसको, और इसको जो है ईयर में डाल करके उनकी डेथ की गई थी। What does the ghost of the king Hamlet say about Hamlet's mother Gertrude? जो हैमलेट की मदर गर्ट्यूड थी, तो उसमें जो घूस्ट होते हैं, जो हैमलेट के फादर थे, वो क्या कहते हैं हैमलेट को, उनके बारे में। तो ही वॉन्ट्स हैमलेट टू बी अफ्रेड ऑफ हर, टेल्स टू गेट रिवेंज, ही टेल्स हैमलेट टू लीव हर, या फिर ही टेल्स हैमलेट टू स्पीक विद हर अबाउट क्लॉडियस। तो वो जो कहते हैं वो आपका यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ही टेल्स हैमलेट टू लीव हर। Were Lear alone to suffer his daughters, the impression would be limited to the powerful compassion felt by us for his private misfortune. तो चार्ल्स नाइट हैं, एडवर्ड डाउडन हैं, जोहन्नन गेटे हैं या फिर विल्सन नाइट। आपका इसका आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा वर लियर अलोन टू सफर, ये लाइन किसने गई थी। तो ये आपका बनेगा बी ऑप्शन, यानी कि एडवर्ड डाउडन इज करेक्ट आंसर। Who wrote a different version of the Tempest known as the Enchanted Island? Who wrote, एक डिफरेंट वर्जन लिखा गया था टेम्पेस्ट के बारे में, जिसका नाम था द आइलैंड, एन्चेंटेड आइलैंड। ठीक है, तो ये किसके द्वारा इसको रिटन किया गया। चार्ल्स नाइट हैं, एडवर्ड डाउडन है, जॉन ड्राइडन या फिर विल्सन नाइट। तो यहाँ जो आंसर है वो जॉन ड्राइडन है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, जॉन ड्राइडन। Which tale of Shakespeare Dryden found to be partially bad, referring to it as a heap of rubbish? शेक्सपियर का ऐसा प्ले था जिसको हीप ऑफ रबिश कहा जॉन ड्राइडन ने। टेल ऑफ ट्रॉयलस है, टेल ऑफ हैमलेट, टेल ऑफ एंटनी, टेल ऑफ वियोला। तो इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि टेल ऑफ जो ट्रॉयलस था, इसी को उन्होंने a heap of rubbish कहा था। नेक्स्ट, हु रोट अ कलेक्शन ऑफ 2 poems अंडर द कलेक्टिव टाइटल कॉरिलन इन ऑनर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले कॉरियोलेनस। जो शेक्सपियर की जो फर्स्ट ट्रेजरी मानी जाती है वो कॉरियोलेनस है, ये आप जानते हैं। तो इसमें जो है पूछा जा रहा है कि इसी नाम से कॉरिलन, इसी के ऑनर में जो 2 पोएम्स का एक कलेक्शन दिया था वो किसके द्वारा दिया गया। तो T.S. इलियट, एडवर्ड डाउडन, जॉन ड्राइडन, विल्सन नाइट। तो ये होगा T.S. इलियट। Who wrote a landmark work called Characters of Shakespeare's Plays in 1817? तो 1817 में किसने लिखा था कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज नाम का एक लैंडमार्क वर्क लिखा गया था। AC ब्रैडले हैं, जेम्स मेबल हैं, विलियम हैजलिट या फिर फ्रेडरिक बॉस। तो ये हो जाएगा विलियम हैजलिट, सी ऑप्शन आपका सही है। Who considered Wordsworth as a high priest of nature? मैथ्यू अर्नोल्ड, डी ऑप्शन करेक्ट है।
वेयर एंड व्हेन वर्ड्सवर्थ मीट सर वाल्टर स्कॉट, जो वर्ड थे वो वाल्टर स्कॉट से इनकी मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? डेनमार्क 1826, स्कॉटलैंड 1803, इंग्लैंड 1803 या फिर लंदन 1803। क्या आंसर इसका बन रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्कॉटलैंड में 1803 में इनकी मुलाकात हुई थी। हाउ मैनी टाइम्स वर्ड्सवर्थ विजिटेड यूरोप, वर्ड्सवर्थ कितनी बार यूरोप गए थे? तो 4 बार तो फ्रांस ही गए थे और 2 बार किसी और जगह, तो टोटल मिलाकर के 6 टाइम जो थे वो यूरोप गए थे। द लॉन्गेस्ट बुक इन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट के अंदर सबसे लेंथ जो बुक मानी जाती है, इसमें कितनी लाइन्स है टोटल? 1189, यानी कि 1189 लाइन्स के साथ सबसे जो लेंथी बुक है वो बी है, यानी कि बुक 9 हो जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, द शॉर्टेस्ट बुक इन पैराडाइज लॉस्ट इज विथ 640 लाइन्स, जो लॉन्गेस्ट तो आपकी बुक 9 हो गई है और शॉर्टेस्ट हो जाएगी आपकी बुक 7, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। तो गाइज यही थे आज के 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।